आज क्वेश्चन नंबर 5 के घा को सॉल्व करना है। इसमें एक फिगर भी बना हुआ है और कुछ लिखा भी हुआ है बगल में। तो ये वो फिगर मैंने पहले ही बना के रखा है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये, जो कि बनाया गया है और इसमें लिखा है किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या? फर्स्ट पार्ट पे आपको ज्ञात करना है बी और डी के बीच विभवांतर। ये बिंदु बी है इस सर्किट का और ये बिंदु डी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता लगाना है। दूसरे पार्ट में आपको ज्ञात करना है 3 वोल्ट वाली सेल से धारा। 3 वोल्ट वाली सेल कहाँ है? 3 वोल्ट वाली सेल देखो, ये है 3 वोल्ट वाली सेल। इससे कितनी धारा बह रही है ये भी आपको मालूम करना है। तो दो बातें, पहला बी और डी के बीच का विभवांतर मालूम करना है, दूसरा 3 वोल्ट वाली सेल से धारा। ज्ञात करना है सबसे नंबर 1 पे बी व डी के बीच विभवांतर। और सेकंड पार्ट है जो आपको मालूम करना है, वो है 3 वोल्ट सेल से धारा। कि जो 3 वोल्ट वाली सेल है उससे कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको मालूम करना है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट यहां पर बनाया गया है और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप देख रहे हैं ये 1 2 3 और 4 तो सेल लगी हुई हैं। हर भुजा में एक एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध इस विकर्ण में भी है 2 ओम का। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ए बी सी डी, ये 4 इसके शीर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें करंट को डिसाइड कर लिया जाए, क्योंकि उसी से हमारा काम आगे कर सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि उन्होंने 3 वोल्ट सेल से धारा पूछी है तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। उसको मान लेते हैं कि जो 3 वोल्ट सेल है उससे, देखो ये प्लस है और ये माइनस है सेल का। 3 वोल्ट जो सेल है उससे जो करंट चल रही है, मैंने मान लिया कि वो करंट है आई। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, नेगेटिव की ओर ऐसा जाएगी। तो मान लिया कि 3 वोल्ट जो वोल्टेज वाली सेल है उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आई है। ये क्योंकि 1 वोल्ट की सेल है, एक्चुअली इसकी भी करंट ऐसा आएगी, प्लस से माइनस की ओर चलना है उसको भी। तो 1 वोल्ट से जो करंट आएगी वो भी प्लस से ऐसा बाहर निकलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 3 वोल्ट की सेल है और ये 1 वोल्ट की सेल है। तो 1 वोल्ट का जो पुश होगा वो 3 वोल्ट वाले सेल के पुश से बहुत कम रहेगा। इसलिए इसकी करंट ज़्यादा होगी, इसकी करंट कम होगी। तो ये अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, बल्कि इस करंट को इधर ही फ्लो होना पड़ेगा। तो यहां पर भी इसी डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगी, इस दिशा में। और वही करंट आई हमने मान लिया यहां भी फ्लो होगी, यहां भी वही करंट आई आ जाएगी। आई जब यहां पर आएगी तो यहां उसको जंक्शन मिल रही है, आप देखिए more than 3 lines are connected here, so this is a junction। और जंक्शन पर जाकर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब यहाँ आई करंट जाएगी तो उसमें से थोड़ी करंट इस रास्ते पर निकल जाएगी और बाकी बची हुई करंट आगे जाएगी। मान लेते हैं कि इस रास्ते पर जाने वाली जो करंट है वो I1 है, I1। तो यहां से कितनी करंट जा रही थी? I। इस रास्ते पर अगर I1 करंट चली गई तो किरचॉफ के पहले नियम से इस रास्ते पर जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? I माइनस I1। वही करंट यहां पर भी आएगी, यहां पर भी वही करंट आएगी, I माइनस I1 ऐसे भी आएगी। और यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? करंट I1 करंट आ रही है, I1। और यहां से कितनी आ रही है?
यहां से आ रही I माइनस I1, I माइनस I1, ठीक है। अब देखिए ये I1 करंट यहां से आई, I माइनस I1 यहां से आ गई, दोनों फिर यहां जुड़ जाएंगी और इस दिशा में निकल जाएंगी। तो कितनी करंट होगी? I माइनस I1 प्लस I1 करोगे तो I1 कैंसिल, I करंट, ये I करंट ऐसे चली जाएगी। तो पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह से कर लिया। अब किरचॉफ के नियम की हेल्प लेनी है तो इसमें किरचॉफ का आपको नियम लगाना पड़ेगा। किरचॉफ का पहला नियम तो हमने लगा दिया करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में जंक्शन पर। अब किरचॉफ का दूसरा नियम हमको लगाना है। तो इसमें हम देख रहे दो पाश आपको दिख रहे होंगे, एक ये क्लोज्ड मेश है और एक ये क्लोज्ड लूप है। फर्स्ट क्लोज्ड लूप और ये सेकंड क्लोज्ड लूप, दोनों को हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके I और I1 ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन भी आपको लेनी पड़ती है, जैसा कि आपको मालूम है। तो अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी तो वो कैलकुलेशन की डायरेक्शन हम किधर की तरफ लेंगे? चाहे जिधर ले लो कैलकुलेशन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पे लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने मान लिया ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, ये है कैलकुलेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लूप 2 है इसमें भी करंट कैलकुलेशन की डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। आप एंटी क्लॉक लो, आंसर दोनों से ही आपका आएगा। मैंने अपनी सुविधा के लिए एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लूप 1 में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, चलिए तो लूप 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए। किसी भी एक जगह से स्टार्ट करेंगे, चाहे जहां से शुरू कर लो आप। यहां से शुरू कर देते हैं पॉइंट ए से, एंटी क्लॉकवाइज चलना है इस पे हमको। जब यहां पर आए सबसे पहले हमको मिली सेल में प्लस से माइनस की ओर जाना पड़ रहा है। बताइए किरचॉफ के दूसरे नियम के मुताबिक क्या लिखना चाहिए? वोल्टेज लेने हैं हमको, तो सेल के लिए क्या लेना चाहिए? 1 वोल्ट। प्लस लें कि माइनस? तो सेल के प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो प्लस लेना, ठीक है। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल लेना है और प्लस से माइनस आने की वजह से प्लस में लेना है। और आगे आए तो प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना लेना है आपको? I इंटू आर करना है। तो ये R कितना है? 1 ओम। और I कितनी आ रही है इसमें? I माइनस I1। और धारा की दिशा कैलकुलेशन की डायरेक्शन में भी है, देखो सबसे पहले विभवांतर लीजिए I इंटू आर, यानी कि 1 इंटू I माइनस I1। अब इसको प्लस लेना है कि माइनस लेना है? तो आंसर है कि क्योंकि हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन में है, देखो करंट भी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, कैलकुलेशन भी ऐसा नीचे की तरफ, जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो करंट की दिशा में है, इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया। फिर ऐसा चल पड़ेंगे इस तरफ, जब इस तरफ ऐसा चलेंगे ये एक रेसिस्टेंस मिला हमको 2 ओम का, और इसमें करंट कितनी आ रही? I1। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? I इंटू आर, 2 गुणे I1, 2 इंटू I1। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है? तो देखो करंट ऐसे आ रही है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए माइनस लेना है। यहां बी पर पहुंच गए और ऐसे चलिए, फिर प्रतिरोध मिला 2 ओम का, धारा I माइनस I1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई I माइनस I1, ठीक है। प्लस लेना कि माइनस लेना है? तो करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन देखो दोनों सेम है, इसलिए प्लस लेना। प्रतिरोध के बाद फिर से क्या मिल गई? एक सेल, और सेल में इस बार हमको माइनस से प्लस जाना पड़ रहा है, तो माइनस लेंगे। और विद्युत वाहक बल कितना है? 2। आगे ए पर आ गए, लूप कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप।
आप देख सकते हैं कि ये +1 है और ये -2 है। -1 होगा, वो -1 हम उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। तब तक इसको कैलकुलेट कर लो। i माइनस i1 माइनस 2i1 प्लस 2i माइनस 2i1 और बराबर के उस तरफ क्या हो गया +1। आप देखिए i तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, i और 2i मिलके कितने हो गए 3i माइनस i1 माइनस 2i1 माइनस 3i1 माइनस 3i1 माइनस 2i1 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने अभी एक लूप कैलकुलेट किया है, लूप 1। अब लूप 2 में भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देते हैं। लूप 2 में किरचॉफ के दूसरे नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये लूप 2 है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया है, कहीं भी एक तरफ से शुरू करते हैं। डी से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले प्रतिरोध आया तो इसके सिरों के बीच का वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप, I इंटू आर मतलब 3i। और ये भी देखना है कि इसको प्लस लिया जाए कि माइनस। तो क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, इस दिशा में है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए प्लस में लेना है। और आगे चले, प्रतिरोध के बाद एक ये सेल मिली, सेल में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और माइनस कितना लेंगे 3 वोल्ट लेंगे। और आगे चले तो फिर एक सेल मिल गई, उसमें हम प्लस से माइनस चल रहे हैं तो उसको हमें प्लस ले लेना है 1। विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है ना। और आगे चले तो प्रतिरोध मिल गया, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज I इंटू आर, यानी कि 1 इंटू आई से निकालेंगे। 1 इंटू आई क्या होगा I, और क्योंकि हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव साइन। और आगे चले तो फिर कुछ नहीं मिला यहाँ तक, इधर की तरफ घूम जाइए क्योंकि लूप 2 में रहना है, आगे इधर नहीं जाना। ऐसे आ जाएंगी तो फिर एक रेसिस्टेंस मिलेगा और रेसिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, I इंटू आर 2 इंटू I1। प्लस लेना है कि माइनस, इसको बताइए। कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट दोनों सेम दिशा में है तो प्लस लेना है। और आगे चलेंगे तो कुछ नहीं मिला, डी पर आ गए, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें आप। 3i और I they will meet together and become 4i plus 2i1 minus 3 plus 1 minus 2, उधर जाकर कैसा हो जाएगा +2। आप 2i1 आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, इस तरह से ये 2i प्लस i1 इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप एक काम कर ले, हमें तो I वगैरह I1 वगैरह चाहिए, मेनली I तो चाहिए ही क्योंकि I 3 वोल्ट सेल से बहने वाली धारा है और 3 वोल्ट सेल से धारा चाहिए हमको, तो हम I1 कैंसिल करना चाहते हैं। एक काम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 5 का गुणा करिए और इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 को, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, उसमें इक्वेशन 1 ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3i, या इसी में पहले 5, चलो इक्वेशन 1 लिख लो पहले। 3i माइनस 5i1 इज इक्वल टू 1। 3i माइनस 5i1 इज इक्वल टू 1। इसमें 5 से गुणा करो तो 10i प्लस 5i1 इज इक्वल टू 5। ऐड कर देंगे माइनस 5i1 प्लस 5i1 कैंसिल, 3i और 10i मिलके 13i इज इक्वल टू 6।
देन I इज इक्वल टू 6/13 एम्पियर। ये करंट निकल करके आ गई। ठीक है, तो I की वैल्यू आ गई। और I ही तो आप देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू योर फिगर, I इज द करंट विच इज गोइंग आउट फ्रॉम द 3 वोल्ट सेल। I ही तो वो करंट है जो 3 वोल्ट के सेल से जा रही है। तो इसका मतलब 3 वोल्ट सेल से धारा कितनी मिल रही है हमको? 6/13 एम्पियर। सिंपल। तो हम इसी को पहले लिख देते हैं। इसलिए 3 वोल्ट सेल से धारा, तो 3 वोल्ट सेल से धारा कितनी है? I, और उसकी वैल्यू है 6/3 एम्पियर। ठीक, 13 एम्पियर, सॉरी, 6/13 एम्पियर। अब हमें बी और डी के बीच का विभवांतर चाहिए। बी और डी के, अगर आपको बी और डी के बीच का विभवांतर चाहिए तो बी से डी वाले रास्ते पर आपको करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, I1 मालूम करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, I की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे पुटअप कर सकते हैं। अब I का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 है 2I प्लस I1 इज इक्वल टू 1। अब I की जगह पर आप 6/13 लिखोगे, तो ये 2 लिखा इंटू 6/13 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। ये 6 दूना 12/13 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13, देन I1 इज इक्वल टू 1/13। I1 की वैल्यू 1/13 आ गई। अब हम निकाल सकते हैं B और D के बीच का विभवांतर। यही देखिए मैं निकाल देता हूं। इसलिए B व D के बीच विभवांतर, B और D के बीच विभवांतर अगर आपको चाहिए VBD, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज टू आई इंटू आर। तो जितनी I जा रही है वो ले लो, जो रेजिस्टेंस है वो ले लीजिए। तो यहां लिख देंगे I1 इंटू 2 ओम, 2 ओम में जा रही ना करंट I1, तो I1 की जगह 1/13। अब 1/13 इंटू 2 करेंगे तो ये 2/13, और क्योंकि पोटेंशियल है तो वोल्ट में लिख देंगे। इस तरह से बिंदु बी और डी के बीच का विभवांतर 2/13 आ जाएगा, और 3 वोल्ट सेल से जो करंट चल रही है वो आई यानी कि 6/13 एम्पियर मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 घा। इसके बाद 5 अंगा और 6 नंबर क्वेश्चन जो आप देखेंगे उसमें तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है 2021 के लिए। अभी हम उसके आगे भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अथवा वाला पार्ट है, उसको हमको करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर रहे हैं अथवा वाला भाग। अथवा वाला भाग, ठीक। अथवा वाले भाग में देखिए मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है एक तारे में प्रारंभ में 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स हैं। एक तारा है उसमें शुरुआत में 10⁻40 ड्यूट्रॉन हैं। तो तारे में कुल ड्यूट्रॉन तारे में कुल ड्यूट्रॉन ये है 10⁻40। इतने ड्यूट्रॉन्स हैं तारे में। या निम्न प्रक्रमों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने कुछ प्रक्रम दिए हैं। एक प्रक्रम उन्होंने दिया हुआ है 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 1H3
प्लस 1H1। एक तो इसके द्वारा भी कुछ एनर्जी वो एमिट करता है, और उसके साथ एक प्रोसीजर और दिया गया है 1H2 प्लस 1H3 एरो 2He4 प्लस 0N1, और इस प्रक्रम में भी कुछ एनर्जी वो एमिट करता है। ये दो प्रोसीजर दिए गए हैं। उन्होंने बोला कि इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, इन दो प्रक्रमों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है तारा। यदि तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति 10⁻16 वॉट हो, तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति, तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति, तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति दी गई है 10⁻16 वॉट। ये तारा टोटल इतनी एवरेज पावर को एमिट करता है। तो तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी? आपको ये पता लगाना है कि कितने समय बाद तारे की जो आपूर्ति है वो तारे की जो न्यूट्रॉन आपूर्ति है वो खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए, एक स्टार है, उस स्टार में शुरुआत में 10⁻40 न्यूट्रॉन हैं। वो न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड होते हैं इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा और एनर्जी एमिट करते हैं। ठीक, उन्होंने एक चीज और बताई कि यदि तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति जो है वो 10⁻16 वाट है। 10⁻16 वाट का मतलब एक सेकंड में 10⁻16 जूल एनर्जी वो लगातार एमिट करता जा रहा है पर सेकंड। तो वो बोल रहे हैं कि उसके भीतर जो इतने सारे न्यूट्रॉन्स है ना, कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा उनको, और पूरा न्यूट्रॉन खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। उन्होंने कुछ बातें भी दी, जैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 2.014 AMU, 1H1 का मास दिया है 1.007 AMU, न्यूट्रॉन का मास दिया गया है 1.008 AMU, हीलियम का मास दिया गया है 4.001 AMU, और 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई है कि 1 AMU की तुल्य ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इतनी सारी चीजें दी गई हैं, और आपको ये पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा कि तारे के अंदर जो 10⁻40 न्यूट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा उसमें ये पूछा है उन्होंने। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये दो प्रक्रमों में ऊर्जा खर्च करता है तो इनका रिजल्ट क्या निकलेगा पूरा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दो दोनों को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड का 1H3 राइट हैंड साइड के 1H3 से कैंसिल हो जाएगा। देख रहे, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1H1 1H2 1H2 1H2, ये मिलेगा 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2 एरो। उधर क्या मिलेगा आपको, उधर मिलेगा 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस एनर्जी, इतना मिलेगा। तो इसका जो रिजल्ट है दोनों एक प्रक्रियाओं का, वो ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि जब 3 न्यूट्रॉन खर्च होते हैं तो इतनी सारी चीजें बनती है और एनर्जी मिलती है हमको। अब हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि 3 न्यूट्रॉन के खर्च होने से कितनी एनर्जी मिल रही है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले मुझे मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। 3 न्यूट्रॉन मिले तो इतनी सारी चीजें बनी, उसके साथ एनर्जी निकली। सबसे पहले प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति, तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति
आप कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति निकालने का मेथड ये है कि जितने न्यूट्रॉन है पहले उनका द्रव्यमान निकाल लो, फिर उनसे जो ये चीजें बन रही हैं इनका भी द्रव्यमान निकाल के माइनस कर दो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मास लेना है किसका, 3 न्यूट्रॉन्स का मास लेना है, माइनस देखो मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स माइनस क्या लेना है हमको, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 0N1। ऐसा करना है मुझे। 3 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में इन तीनों चीजों का मास माइनस कर देंगे तो हमें मास डिफेक्ट मिल जाएगा। डेल्टा M इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लेंगे तो पहले एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कितना दिया गया है, 2.014। तो 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। समझ आई बात आपको? अच्छा, इसके बाद हीलियम न्यूक्लियस का मास, हीलियम न्यूक्लियस का मास हमको दिया गया है 4.001 प्लस 1H1 का मास ले लीजिए, 1H1 का मास है 1.007 प्लस न्यूट्रॉन का मास ले लीजिए 1.008 AMU। अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 1 4 0 3 2 6 माइनस, अब इन सब को आपस में ऐड कर दो, 1 7 8 एंड 8 16, फिर एक 0, 4 1 5 और 1 6। अब जब आप इससे माइनस करेंगे बेटा तो ये आपको मिल जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यहां बचे 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 0 0, इतने AMU। अब उन्होंने बताया 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इतने AMU के तुल्य ऊर्जा डेल्टा M के तुल्य कुल ऊर्जा, तो डेल्टा M के तुल्य जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो टोटल एनर्जी आएगी 0.026 इंटू, एक AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो 931, देखो अगर आप 931 का गुणा करोगे तब तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनेगा, हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। तो आपको याद है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। ठीक, अब ये टोटल एनर्जी निकल करके आ गई। अब देख, लेकिन ध्यान से देखिए, इतनी एनर्जी बनने के लिए कितने न्यूट्रॉन्स को खर्च होना पड़ा, आप देखिए 3 न्यूट्रॉन को खर्च होना पड़ा, तो 3 न्यूट्रॉन जब खर्च होते हैं तो इतनी एनर्जी विकिरित करते हैं, तो जब 10 की घात 40 न्यूट्रॉन खर्च होंगे तो कितनी एनर्जी विकिरित करेंगे, उसके भी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि तीन न्यूट्रॉनों से विकिरित ऊर्जा कितनी है, डेल्टा E के बराबर है, देयरफॉर 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स से विकिरित ऊर्जा, तो 10 की घात 40 न्यूट्रॉन अगर लगेंगे तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, आप कैसे करेंगे इसको बताओ, डेल्टा E अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 40। वेरी गुड, कैसे कि 3 से इतनी निकलती है तो 1 से कितनी निकलेगी
3 का भाग दे देंगे, फिर 10 की घात 40 से कितनी निकलेगी, गुना कर देंगे। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई की वैल्यू है 0.026 इंटू 931 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 3 इंटू 10⁻40। ठीक है, इस तरह से कुल ऊर्जा कितनी आ गई, कुल ऊर्जा का मतलब 10 की घात 40 न्यूट्रॉनों से कितनी ऊर्जा विकिरित होगी। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 0.00 3 अट्ठे 24, ठीक, 2 26, 2 बच गए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 छंग 18, बस यही आता रहेगा। मल्टीप्लाइड बाई 931 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻40 में माइनस 40 में 13 माइनस कर दो, 27 बच जाएंगे। और ये एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। अब देखो कुल ऊर्जा इतनी निकलेगी, 10⁻40 न्यूट्रॉन जब खर्च होंगे तो टोटल इतनी एनर्जी विकिरित होगी, टोटल इतनी एनर्जी विकिरित होगी। अब उन्होंने ये बताया है कि बीच में कुछ चीज दी गई थी कि तारे द्वारा विकिरित औसत शक्ति 10 की घात 16 वॉट है, अर्थात 1 सेकंड में 10 की घात 16 जूल एनर्जी विकिरित होती है। और तारे के पास टोटल कितनी एनर्जी है, देखो ध्यान से सुनिए, तारे से 1 सेकंड में 10⁻16 जूल एनर्जी बाहर निकलती है, और तारे के पास टोटल है कितनी, इतनी एनर्जी है। तो कितनी देर लगेगी ये एनर्जी पूरी निकलने में बाहर, कैसे निकाला जाए बताइए। 10⁻16 से इसको भाग कर दिया जाए, बिल्कुल सही। कुछ बात समझ आ रही है आपको, फिर से आप सुन लीजिए। जैसे बाई चांस आपके पास कोई चीज 10 है, आपके पास 10 एनर्जी है, और 1 सेकंड में आप 2 जूल एनर्जी एमिट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कोई ऐसा कि 1 सेकंड में पर सेकंड 2 जूल एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा पूरी एनर्जी खर्च होने में, 5 सेकंड लगे। कैसे पता लगा, टोटल एनर्जी में पावर से भाग दे दिया, बस यही आपको कर लेना है। ठीक है, तो क्या उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमको कि तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति समाप्त होने में लगा समय, ये हमको कैलकुलेट करना है। आप एक काम करें, आप इसे कैलकुलेट करें, इसके बाद हम कैलकुलेट कर देते हैं इसे, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.91 इंटू 10⁻27 जूल। ठीक, अब हमने करना ये है कि तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति समाप्त होने में लगा समय, उसके लिए फॉर्मूला हम जो लगाएंगे वो होगा कुल ऊर्जा बटे औसत शक्ति, और ये फॉर्मूला नया नहीं है, P = W/T से है। कुल ऊर्जा कितनी है, 12.91 इंटू 10⁻27। इसमें जब आप पावर से डिवाइड करोगे 10⁻16 से, और उसके बाद ये जो आपका होगा ये सेकंड में आंसर आएगा अभी। तो इसको अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले 60 से भाग दीजिए तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 का भाग देंगे तो घंटे में, फिर 24 का भाग देने से दिन में, और फिर 360 का भाग देने से ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे 12.91 इंटू 10⁻, देखो बेटा ये ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात कितना बचेगा, 11, और ये 2 जीरो भी चले जाएंगे तो 10 की घात 9 बटे 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 365,
10 की घात 9, इसको दे दे 2 जीरो से, 2 अंक के दशमलव से 2 जीरो और खत्म हो जाएंगे इसके। ये बचेगा 12 9 1 और 7 जीरो बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 365 और इससे कैलकुलेट कर लो भाई। थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर लीजिए। कैंसिलेशन अगर करेंगे आप तो 5 से पहले कर दो, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बच गए, पचम 25, 4 5 अट्ठे 40, फिर 5 दूना 10 और 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 बटे में क्या आ गया 6 गुणे 6 36 गुणे 24 गुणे 73 और कैंसिल कर लो भाई। दो से कैंसिल करो तो 18 टाइम्स में ये हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 नहीं 18, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 नहीं 18, फिर 2 एक कम 2 और 1 2 3 4 5 6, फिर आप 2 से करो तो 9 बार में कैंसिल हो गए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 4 5। अब 4 से 4 छंग 24, 4 एक कम 4, 2 बचे 4 तियाँ 12, फिर 2 बचे 4 छंग 24, 1 25, 4 तियाँ 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 जीरो और बच गए, 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 करेंगे, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, फिर 4 एकम 4, फिर 1 बच गया, 4 तियाँ 12, 3 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ऐसा आ गया। अब 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 0 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब आपको भाग ही देना पड़ेगा। तो ये हमें मिला 80 68 80 68 75 00 बटे 1971, 9 का 27 गुणे 73, ये 1971 आ जाएगा। अब इसका भाग देना है भाई, 1971 का भाग आप देंगे 80687500, तो 19 चौके 76, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हंसे लगे 2, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हंसे लगे 2, 19 चौके 76, 2 78, 8 में से 4 गया 4, आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? आप भाग दे के देख लीजिएगा, 40,937 वर्ष, ठीक है, लगभग 40,937 वर्ष। इसका मतलब उस तारे का पूरा न्यूट्रॉन खर्च होने में 40,937 वर्ष लग जाएंगे लगभग, ठीक है। ये डिवाइड आप कर लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चन सब हम लोग आज नहीं करेंगे, अगली क्लास पर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।